नमस्कार। साहित्य सृजन में स्वागत है आपका। हम साहित्य के विविध कार्यक्रमों के माध्यम से साहित्य की अलग अलग विधाओं पर बातचीत करते हैं। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं हिंदी कहानी की महत्वपूर्ण लेखिका उर्मिला शिरीष जी, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण कहानियाँ और उपन्यास लिखे हैं। आपका जन्म 19 अप्रैल 1959 को दतिया जिले के एक गांव में हुआ। आपने एमए, पीएचडी और डीलिट तक की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत एक लंबा समय प्राध्यापकीय जीवन में गुजारा है। अब तक विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में अनेक कहानियां प्रकाशित हैं और आकाशवाणी, दूरदर्शन से भी प्रसारित हैं। उर्दू, अंग्रेज़ी, पंजाबी, बांग्ला, कन्नड़, सिंधी, मराठी, उड़िया और तमाम भारतीय विदेशी भाषाओं में आपकी कहानियों का अनुवाद प्रकाशित है। कथा सप्तक, ए देश बता तुझे हुआ क्या है, नाच गान, उर्मिला शिरीष की लोकप्रिय कहानियाँ, विवाइयाँ तथा अन्य कहानियाँ, उर्मिला शिरीष की प्रतिनिधि कहानियाँ, श्रेष्ठ कहानियाँ, दीवार के पीछे, मेरी प्रिय कथाएं, लकीर तथा अन्य कहानियाँ, पुनरागमन, निर्वासन, रंगमंच, शहर में अकेली लड़की, सहमा हुआ कल, केंचुली, मुआवजा, वे कौन थे। उपन्यास आपके बहुत चर्चित रहे हैं। खैरियत है हुजूर, कोई एक सपना और चांद गवाह। इसके अलावा आपने अलग अलग साहित्य की विधाओं में भी पर्याप्त सर्जना की हैं और उसका प्रमाण आपकी विविध विधाओं में प्रकाशित पुस्तकें हैं। उर्मिला शिरीष हिंदी कहानियों की एक ऐसी कथाकार हैं जिनकी कहानियों में ग्राम्य जीवन, लोक संस्कृति, जो अर्बन सेंसिटाइजेशन के साथ साथ भारतीय मध्य वर्ग की एक उपस्थिति, एक स्त्री की उपस्थिति समग्रता के साथ रही है। आइए हम बातचीत शुरू करते हैं। उर्मिला जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को। जी, मैं अपने सभी दर्शकों से आपकी कुछ कहानियाँ और उनके लेखन की जो शुरुआत है उसके क्रम में एक छोटी सी आपसे अनुरोध है कि एक छोटी सी चर्चा उस पर करें। आपकी शुरुआत कैसे हुई कहानियाँ लिखने की? अरुणाभ जी, जैसा कि हर रचनाकार के साथ होता है कि वो साहित्य से जुड़ा हुआ होता है, तभी उसके अंदर साहित्य लेखन का बीज प्रस्फुटित होता है। तो मैं भी बचपन से बहुत पढ़ा करती थी और घर में हर तरह का साहित्य उपलब्ध था। और साहित्य पढ़ते पढ़ते मुझे दो कहानियाँ, एक तो सुदर्शन की हार की जीत और दूसरी रविन्द्रनाथ टैगोर की काबुलीवाला कहानी ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। उसकी संवेदना ने, मानवीय मूल्यों ने, और उसमें जो हृदय परिवर्तन के, मनुष्य के हृदय परिवर्तन की एक प्रतिध्वनि गूंजती है, तो इन कहानियों ने मेरे ऊपर बहुत असर किया और मुझे लगा कि कहानी जो विधा है वो बहुत प्रभावशाली और ताकतवर विधा है, जो मनुष्य के मन को बदल सकती है, उसको सोचने पर मजबूर कर सकती है। तो उस तरह से मेरे घर में एक हिंदी के अध्यापक आते थे और जो साहित्य की सभी विधाओं में हस्तक्षेप रखते थे। बहुत अच्छी उनका हिंदी पर अधिकार था। तो वो अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को साहित्य से जोड़ने के लिए तरह तरह के विषय दिया करते थे कि आपको इस पर लिखना है, इस पर लिखना है। तो मुझे शायद उन्होंने कहानी लिखने के लिए बोला होगा, तो मैंने कहानी लिखी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप कहानी लिख सकते हो, आपको कहानी लिखना चाहिए। इससे पहले मैं अलग अलग विषयों पर लेख लिखा करती थी, परिचर्चाओं में भाग लेती थी। तो मैंने सबसे पहले जो कहानी लिखी वो थी कन्या शीर्षक से कहानी थी, जो एक 9-10 साल की बच्ची के जीवन पर और उसकी कुछ व्यक्तिगत व्यथाओं पर आधारित थी और शोषण पर आधारित थी। और वो कहानी उस समय सूर्या इंडिया पत्रिका में प्रकाशित हुई और काफ़ी उसकी चर्चा हुई, जैसा कि तो फिर उस तरह से एक मनोबल बढ़ा और लगा कि लेखन के क्षेत्र में, खासकर कहानी के क्षेत्र में मुझे आना चाहिए। और इस तरह से मैंने अपनी रचना यात्रा की शुरुआत की। जी, जैसे आपकी कहानियों से पाठक रूबरू होते हैं, वहाँ मानवीय जो संबंध है, मानवीय संबंधों की गरिमा, उसकी ऊष्मा, एक दाम्पत्य जीवन, इन सब का समूचा कोलाज दिखाई देता है।
इस पर आखिरकार कई बार आपको भी लगता होगा कि कहानियों में जो कंटेंट का जो पक्ष है वह उसके साथ साथ हमारा जो लेखक है वो किस तरह का तादात्म्य बिठाता है। बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, जो साहित्यकार है, लेखक है, समाज में रहता है और आसपास का जो समाज है, परिवेश है, परिवार हैं, जो पात्र हैं, चरित्र हैं, वो सब उसके साथ जुड़े रहते हैं। उसका तादात्म्य उसके साथ स्थापित होता है। बिना तादात्म्य स्थापित हुए वो किसी के बारे में लिख ही नहीं सकता। और मेरी परवरिश ऐसे माहौल में हुई, ऐसे परिवेश में हुई कि जहाँ संयुक्त परिवार बहुत प्रमुख माना जाता था और पारिवारिक मूल्यों को, मानवीय मूल्यों को बहुत महत्व दिया जाता था, प्रकृति को बहुत महत्व दिया जाता था, आसपास के परिवेश का कैसे संरक्षण करना है, कैसे उसके साथ चलना है, इन बातों पर बहुत जोर दिया जाता था। तो मेरी कहानियों में जो मानवीय मूल्य आए हैं या उनकी जो गरिमा है, गरिमा की रक्षा आप कब करते हैं? जबकि आपके मन में अपने लोगों के प्रति सम्मान का भाव होता है, आप उनकी कद्र करते हैं, तब आप उस गरिमा की रक्षा कर पाते हैं। तो इस तरह ये जो मानवीय मूल्य हैं, मानवीय संबंध हैं और उनकी गरिमा बना के चलना और उस तरह के पात्रों को लेकर अपनी कहानियों में लेकर आना कि कहीं ना कहीं जब कोई पाठक उन कहानियों को पढ़े तो उसको ये एहसास होना चाहिए कि ये जो मैं महसूस कर रहा था, कहीं ना कहीं ये मेरी भी कहानी है, ये मेरा संघर्ष है, या ये मेरा दुख है, या ये मेरा सुख है, या ये मेरा प्रेम है। तो जब तक आप उस तरह से जुड़ते नहीं हैं, उसमें डूब नहीं जाते हैं या पात्र आपके अंदर नहीं उतर आते हैं, तब तक वो चीज़ें आपकी रचना में नहीं आती हैं। आप खुद कवि हैं और इस चीज़ को भली भांति समझते होंगे कि समाज के साथ या मनुष्य समाज के साथ एक लेखक का कितना गहरा आत्मिक रिश्ता होता है, तभी ये चीज़ें कहानियों में या रचनाओं में उभर कर आती हैं। जी, बहुत अच्छी आपने बातें कही। आपकी कहानियों और उपन्यासों को पढ़ते समय जो एक स्त्री का पक्ष आता है, वहाँ पर एक निश्चल और एकदम निष्कपट स्त्री और एक ऐसी स्त्री जो घर परिवार की परिधि में रहती हुई दाम्पत्य जीवन जीती हुई स्त्री, लेकिन उसमें कोई छल प्रपंच आदि नहीं रहता है। आखिर ऐसी ही भोली भाली स्त्रियां क्यों रहती है आपकी कहानियों में? ये थोड़ा सा मुझे लगता है। अब आप कितनी खूबसूरत बात खुद ही कह रहे हैं, स्त्री के जीवन को लेकर, उसके चरित्र को लेकर, और एक बहुत बड़ा भारतीय समाज स्त्री के इस पक्ष को रेखांकित करता है। तो मेरे आसपास जो स्त्रियां रही हैं, संयोग ही कहा जाएगा कि उन स्त्रियों में ऐसी स्त्रियां ही काफ़ी मात्रा में रही थी जिनमें निश्चलता है, निष्कपट हैं, भोली भाली हैं, लेकिन वो संघर्ष कर रही हैं। उसके कारण वो कष्ट भी उठा रही हैं, उसके कारण उनका शोषण भी हो रहा, उसके कारण कहीं ना कहीं वो छली भी जा रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अंततः हम सम्मान किस गुण का करते हैं, किस मूल्य का करते हैं। आप याद तो उसी को करते हैं ना, करुणा को याद करते हैं, प्रेम को याद करते हैं, निश्चलता को याद करते हैं, इस तरह की चीज़ों को। लेकिन अभी एक बहुत मज़ेदार बात हुई, मेरे पास एक कोई व्यक्ति आए तो कहने लगे कि तुम अपनी कहानियों में बड़ी भोली भाली, सीधी साधी और बड़ी अच्छे पात्रों को लेकर आते, तुम्हें नहीं मालूम कि इसी समाज में कितनी क्रूर स्त्रियां भी हैं। तो मैं चौंकी। तो बोले, तुमने स्त्रियों का वो संसार नहीं देखा जहाँ स्त्री ही स्त्री का शोषण करती है और कहा भी जाता है और वो कितनी कठोर होती हैं, क्या तुमने कभी इस तरफ नहीं देखा? तो मैं सचमुच सोचने पर बाध्य हो गई कि ऐसा भी स्त्रियों का समाज है। लेकिन आप जब यात्रा पर जाते हैं तो दो रास्ते हैं, एक कांटों से भरा है, एक खराब रास्ता है, कीचड़ से भरा हुआ है, और एक साफ सुथरा रास्ता है जो नदी की तरफ जा रहा है जी। तो आप किस रास्ते को पकड़ेंगे? स्वाभाविक रूप से आप उस रास्ते पर जाएंगे जहाँ नदी की धारा आपको दिखाई दे रही है। तो मैं ऐसे ही स्त्री पात्रों को प्रमुखता से अपनी कहानियों में लेकर आती रही हूँ जिनमें
ये मानवीय गुण हैं जो परिवार को जोड़ते हैं, जो संबंधों को जोड़ते हैं। अंततः हम किसके लिए संघर्ष कर रहे हैं? अपने पारिवारिक एकता के लिए कर रहे हैं, सामाजिक एकता के लिए कर रहे हैं, समानता के लिए कर रहे हैं। तो जो स्त्री है, जिसको हम पृथ्वी भी कहते हैं, उसमें ये बहुत बड़ा गुण होता है कि वो अपनी करुणा से, प्रेम से, सहिष्णुता से, सामंजस्य से एक परिवार को जोड़कर चलती है, कुल को जोड़कर चलती है, समाज को जोड़कर चलती है। और इसीलिए स्त्री की भूमिका को हम बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। तो ज़्यादातर पात्र आपको वैसे नज़र आते हैं या आए होंगे। जी, जैसे समकालीन हिंदी कहानियों के भीतर में जो अमूमन स्त्रियां मतलब एक विद्रोहिणी, जो विद्रोही चरित्र के रूप में भी आती हैं, अलग अलग ढंग से लोगों ने मतलब भारतीय समाज के विविध मूल्यों की सर्जना की है। और कहानियों में हमारा एक बहुत व्यापक जो लोक है वह उपस्थित हुआ है। हाँ। हम ये आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो भारतीय समाज का जो पूरा आपकी कहानियों के भीतर जो मूल्य, टूटते हुए मूल्य, बिगड़ती हुई संस्कृति, टूटती हुई नैतिकता, यह भी एक साथ दिखती है कहीं ना कहीं। उपन्यासों में तो खास करके चांद गवाह तो उसका बहुत बड़ा प्रमाण है, खैरियत है हुजूर में भी। तो यह जो टूटते मूल्य, बिखरते मूल्य, बढ़ती नैतिकता, इन सबको जब आप कहानियों में लाती हैं तब भी स्त्रियां उसी भूमिका में होती हैं। तो वह विद्रोह नहीं करती है। और आपका जो कहानीकार है वह साइलेंट वर्कर की तरह काम करता है। दो चीज़ें हैं अरुणाभ कि एक तो ये कि विद्रोह की जो बात आपने कही है जी, तो मैं मीरा की बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ जी, है ना। मीरा से बड़ी विद्रोही स्त्री और कौन होगी। सही। तो रही बात विद्रोह की, तो आप उसका अपना रास्ता पढ़िए जी, कहानी, हाँ हाँ, जिसमें दो बहनें, एक बहन विद्रोह कर कर ही वो सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेती है, आगे बढ़ती है। या चांद गवाह में एक विद्रोह ही आपको चारों तरफ नजर आएगा, उस दिशा नाम का जो पात्र है। बिल्कुल। और भी बहुत सारी कहानियां हैं, तिकड़ी कहानी है, पुनरागमन है। इस समय मुझे और कहानियों के नाम में, चपेटे कहानी है, बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें स्त्री का वो विद्रोह सामने निकल कर आता है, जहां वो यथा परक जो चीज़ें चली आ रही, जैसी की तैसी चली आ रही, उनके खिलाफ जाकर वो खड़ी होती हैं, उनसे वो प्रतिरोध करती हैं। चाहे वो पुरुष सत्ता हो, चाहे वो वहाँ की परंपराएं हो, चाहे वो उस तरह की मान्यताएं हो, या स्त्री को एक अंदर रखने की बात है कि हमारे यहाँ, या धर्म के नाम पर जितनी भी चीज़ें स्त्री के साथ की जाती हैं, उनके खिलाफ हमेशा बहुत सारे मेरे स्त्रीपात प्रतिरोध में खड़े होते हैं और उससे आगे निकलते हैं। एक बाबू की पूजा कहानी है जिसमें कि कुल खानदान में अपने ही परिवार की बहुएं और वो सब होती हैं, तो वो लड़की क्वेश्चन करती है कि जिस परिवार में हम पैदा हुए हैं उसी परिवार की पूजा में हम शामिल क्यों नहीं हैं। बिल्कुल। तो ये मतलब इस तरह की चीज़ें हैं जिनके खिलाफ प्रतिरोध का स्वर बहुत सारे स्त्री पात्र करते हैं। लेकिन वही हम कह रहे हैं कि आप ज़्यादातर पात्रों को उस रूप में देखा है, और इन पात्रों को देखा जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि इस तरह से स्त्री पात्र प्रतिरोध में खड़े नहीं होंगे तो समाज में जो बदलाव आया है, जिस तरह के नैतिक मूल्यों की गिरावट की बात आप कर रहे हैं, जिस तरह के बाजारवाद के बाद चीज़ों में बदलाव आया है, जिस तरह से लिव इन में आज युवा पीढ़ी, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां रह रही हैं, तो ये तमाम तरह के जो बदलाव आए हैं, तमाम तरह की जो चुनौतियां आई हैं, ऐसे में यदि एक साहित्यकार अपनी आंखें खोल कर उस तरह के किरदारों को अपनी रचनाओं में नहीं लाता है, तो मुझे लगता है कि वो एक अधूरा सा लेखन रह जाता है कि आप एक ही पक्ष को दिखा रहे हैं और जो बदलाव आ रहा है उस पक्ष को आप ले ही नहीं रहे। तो फिर आप समाज को किस दृष्टि से देख रहे हैं? समाज को देखना, परिवर्तित होते हुए समाज को देखना एक साहित्यकार के लिए, कहानीकार के लिए, कवि के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वो विद्रोह बिल्कुल प्रतिरोध के रूप में आपको बहुत सारी रचनाओं में दिखाई देगा। जी जी।
एक जैसे सहजता, सरलता और धैर्य, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपके उपन्यासों में खास करके उन 3 चीज़ों को बहुत बारीकी से दिया गया है। मतलब जो कोई पाठक पढ़ता है उसे एक सहजता, सरलता और पूरा एक धैर्य लोगों के सामने में उपस्थित होता है। चाहे परिस्थितियाँ प्रतिरोध की हो, चाहे परिस्थितियाँ प्रेम की हो, चाहे परिस्थितियाँ परिवार की हो और नैतिकता की हो, मूल्यों की हो। हर जगह एक तो धैर्य के साथ पात्र आपका उपस्थित होता है। इतना धैर्य कहाँ से मतलब उन पात्रों में आता है? ये बताइए, मैं आपसे ही पूछती हूँ, ये तीनों चीज़ें अच्छी हैं या बुरी हैं? नहीं, ये तो बहुत अच्छी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए जीवन में? नहीं, बिल्कुल होना है ना, चाहिए। होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमारा जीवन के कई पक्ष होते हैं, कई रूप होते हैं, और सबसे जो वजनदार जो पक्ष होता है, जिसमें संघर्ष करके निकल कर आप जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं वो तभी प्राप्त कर पाते हैं जब आप में उस चीज़ को पाने का धैर्य होता है। और धैर्य हमें संघर्ष करना सिखाता है, और जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तब तक आप कैसे आगे बढ़ेंगे। तो आप दुनिया के तमाम महापुरुषों का जीवन देख लीजिए, स्त्रियों का जीवन आप देख लीजिए। मैं कई महिलाओं के जीवन के बारे में पढ़ रही थी कि पहले वो क्या थी, मजदूरी कर रही थी या बिल्कुल अनाथ थी, और वहाँ से उठकर बहुत बड़े ऊंचे पदों पर वो पहुँची हैं। तो ये कैसे हुआ? अगर वो धैर्य खो देती, यदि वो अवसाद में चली जाती, यदि वो आत्महत्या कर लेती, तो वो एक जो मजबूत स्त्री है या एक मजबूत पुरुष हमारे सामने उभर कर एक प्रेरणा के रूप में आया, वो हमें कैसे मिलता। तो मुझे लगता है कि जीवन में यदि हम कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये गुण होना हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना धैर्य के तो आप एक सड़क भी पार करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, आप घायल हो जाएंगे और जहाँ आप पहुँचना चाहते थे वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। तो मुझे लगता कि ये 3 जो गुण हैं किसी भी मनुष्य में, किसी भी स्त्री में, किसी भी बच्चे में यदि ये हैं तो वो जो कोई भी उसने सपना देखा है, जो कुछ भी वो प्राप्त करना चाहता है जीवन में, बिल्कुल ये यथार्थवादी बात है, कोई आदर्शवादी बात मैं नहीं कर रही हूँ। सैकड़ों नाम मैं गिना सकती, सैकड़ों लोग मेरे ऐसे सामने हैं जिन्होंने इन सब चीज़ों को जीते हुए अपने जीवन में वो पाया है जो वो प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है, और शायद वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो चीज़ है, उस तरह का धैर्य, उस तरह की चीज़ें लेकर चलना। तो मुझे लगता है ऐसे पात्रों को खोजना चाहिए, उनकी तरफ मैं जल्दी जाती हूँ, उनके वो मुझे ज़्यादा आकर्षित करते हैं, खींचते हैं चुम्बक की तरह। तो वो उस तरह के किरदार मेरी कहानियों में या उपन्यासों में आते हों, उस तरह की चीज़ों को मैं लेकर चलती हूँ। जी जी। तो इन दिनों जो मतलब इन उपन्यासों, कहानियों के बाद आजकल क्या लिख पढ़ रही हैं? कुछ ऐसा जो हम सब लोग जान सके। आजकल बहुत कुछ पढ़ रही हूँ, जैसे उपन्यास हैं, कहानियाँ हैं, समकालीन जो हमारे कवि और लेखक हैं उनकी किताबें आ रही, उनको पढ़ रही हूँ। और मुझे एक चीज़ ने बहुत ज़्यादा आकर्षित किया अरुणाव, कि हमारी जो महिला संत हैं, भारतीय महिला संत हैं, उनके जीवन को पढ़कर मैं चकित हूँ, अभिभूत हूँ कि कितनी विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने अपना जीवन जिया। तो मैं उनके जीवन को थोड़ा पढ़ रही हूँ, और कुछ चीज़ें जो छूटी हुई थी, रखी हुई थी। आप जानते हो कि बहुत सारी व्यस्तताएं या विपरीत परिस्थितियों में हमारी चीज़ें छूट जाती हैं, तो उनको आजकल थोड़ा सा लाइन पर ला रही हूँ। कुछ काम कर रही हूँ, कुछ कहानियों पर, एक आध उपन्यास मतलब शुरू करने जा रही हूँ। तो बस एक लेखक का काम क्या होता है, लिखना, पढ़ना और अपने आसपास के जीवन को देखना थोड़ा, बाकी सब चीज़ें, यही सारी चीज़ें चलती रहती। एक बहुत लंबा कार्यकाल है आपके लेखन का, मतलब आपने शुरुआत से ही एक महत्वपूर्ण कृतियों के साथ आपने आरंभ किया है और आज तक एक बहुत बड़ा मतलब लेखकीय कैरियर है, उपलब्धियों से भरा हुआ है। मैं तो उसे उस रूप में देखता हूँ। तो मुझे ये बताइए कि उस समय की उर्मिला शिरीष में अब किस मोड़ पर है, मतलब कहानियों, उपन्यासों में खास करके?
देखिए अरुणा, अगर हम ये मान के चलें कि हमने सब कुछ लिख लिया या सब कुछ पढ़ लिया, तो ये तो मतलब एक आत्मघाती कदम होता है। बिल्कुल। लेखक हमेशा, या कोई भी व्यक्ति जो काम करता है, कर्मठ होता है, या कुछ भी आगे जाना चाहता अपनी यात्रा को लेकर, तो कभी वो संतुष्ट नहीं होता है जी। तो कल जो मैं थी, आज मुझे लगता है कि मुझे बहुत आगे होना चाहिए था। मैं अपने आप को 10 साल पीछे मानती हूँ तो मुझे जो 10 साल का गैप है उसको पूरा करना है, उससे उस चीज़ को मतलब एक उस पर लाना है कि जो चीज़ें मुझसे बहुत पीछे छूट गई थी उनको मैं आके लाऊं। तो उर्मिला शिरीष की यात्रा तो अभी उसी तरह चल रही है, उसमें कहीं कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है। हर बार संघर्ष करती हूँ, बैठती हूँ, सोचती हूँ कि कैसे एक अच्छी कहानी लिखूँ, कैसे एक अच्छा उपन्यास लिखूँ। यही मेरे अंदर सारी चीज़ें चलती हैं, और कोई मुझे अपने अंदर किसी बात का कोई गुमान नहीं है, ना मुझे किसी तरह की ये होता है कि अरे बहुत कुछ लिख लिया, बहुत कुछ कर लिया, अभी बहुत कुछ लिखना बाकी है, ये मन में रहता हमेशा। तो अभी उर्मिला जी की कहानियों और उपन्यासों और उनकी यात्राओं से हम लोग रूबरू हो रहे हैं। दरअसल उर्मिला जी की जीवन की सहजता, सरलता और धैर्य उनके पात्रों में भी उपस्थित है। मानवीय जीवन की गहरी संवेदना को उकेरने वाली कथाकार उर्मिला जी ने जितनी कहानियाँ और जिन उपन्यासों की सर्जना की है, वह हिंदी साहित्य के लिए, समकालीन साहित्य के लिए धरोहर है। और हम आशा करते हैं कि लगातार आप बेहतर से बेहतर सर्जना करते रहें। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और लगातार आप हिंदी कथा साहित्य को बेहतरीन अपना देते रहें, स्वस्थ रहें। और इसके साथ ही हम आपके सदैव एक निरंतर अविरल रचनाशीलता की कामना करते हैं। आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और इसके साथ ही आप उर्मिला जी की कहानियों को पढ़ें, देखें, समझें, तो पाएंगे कि हमारे समाज में भारतीय मूल्य, भारतीय जीवन व्यवस्था और भारतमुखी जो एक चिंतन होता है, वह किस रूप में उपस्थित है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी।